तालियों से स्वागत करिए देश के लोकसभा सांसद, बेजोड़ वक्ता एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का, जिनसे सवाल जवाब के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मेरे सहयोगी कार्तिकेय शर्मा को। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी जी का। ओवैसी साहब, एक चीज बताइए, आपने 2008 से अब तक 11 राज्यों में अपनी पार्टी पहुंचा दी। दिल्ली पर नजर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली पर नज़र नहीं है मेरा। देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी का एक नेचुरल एक्सपेंशन का प्लान होता है, तो हमारी पार्टी की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि, और इससे भारत की लोकतंत्र मजबूत होगा, डेमोक्रेसी मजबूत होगी, तो वही उसमें काम कर रहे हैं। और ईमानदारी की बात तो यह है कि हमारे बुजुर्गों की मेहनत का फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ। उन्होंने इतनी पार्टी को मजबूत किया उस वक्त आंध्र प्रदेश में कि मैं अब उसको आगे लेके जा सकता हूँ, तो क्रेडिट उनको जाता है। पर कुछ लोगों को दर्द भी है इस बात का कि आप मजबूत हो रहे हैं, वो कमज़ोर हो रहे हैं, जहाँ पहुँचते हैं वो सत्ता से दूर हो जाते हैं। तो कंपटीशन है, तो कंपटीशन में सबको मेहनत करना पड़ेगा। कभी मैं नहीं जीतता हूँ, कोई दूसरा जीतता है, तो इसमें तो कोई ताजुब की बात नहीं होनी चाहिए। उसमें तो सबको मेहनत करना है, काम करना है, आवाम का दिल जीतना है। अच्छा, ये पूरा किसान आंदोलन चला ओवैसी साहब, आप नज़र नहीं आए? नहीं, किसान आंदोलन में तो ये तो पॉलिटिकल आंदोलन है और हम सब लोग उसकी तायीद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो उसमें जाकर खामखा हम लोग माहौल को क्यों ख़राब करें। वो लोग कर रहे हैं, हाँ, उनकी डिमांड जो है वो जस्टिफाइबल डिमांड्स हैं और सरकार को उसको मानना चाहिए, कबूल करना चाहिए, और ये हम बोले हैं और फिर से बोल रहे हैं। ओवैसी साहब, आपको एक मैं मसले पे लाता हूँ। मैंने आपकी पूरी स्पीच सुनी संसद में, आपने लंबा भाषण दिया था, आपने 92 की बात को प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ दिया, राम मंदिर वाले। हाँ बिल्कुल, ये फैक्ट है। देखिए, 22 जनवरी की बुनियाद तो 1949 में डाली गई थी, जब जीबी पंत ने मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने की इजाज़त दी। 22 जनवरी की बुनियाद तो 6 दिसंबर को डाली गई, तो ये बिल्कुल सच है। और अगर 6 दिसंबर नहीं होता, 22-23 दिसंबर की रात में 49 में मस्जिद में मूर्तियां नहीं रखी जाती, तो 22 जनवरी मुमकिन था क्या, बताइए आप। लेकिन ओवैसी साहब, ये जो मंदिर बना है वो तो कोर्ट के आदेश से बना है। हाँ बिल्कुल। और उसका दूसरा पहलू भी है। नहीं, कोर्ट मस्जिद की जगह भी है। नहीं, कोर्ट इसीलिए तो हमने डिसएग्री किया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम आस्था की बुनियाद पर ये फैसला दे रहे हैं, और वही सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम बन चुका है और कल भी बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप आस्था को फैक्टर बनाएंगे तो फिर एविडेंस का क्या होगा। अगर कोर्ट आस्था के फैसले करेगा तो फिर आपकी आस्था मेरी आस्था से बढ़ के कैसे होगी। ये मुल्क की खूबसूरती, इसकी डाइवर्सिटी है, इसका प्लुरलिज्म है। इस देश का कोई मज़हब कभी था नहीं, ना कभी रहेगा। ये देश तो उन लोगों को भी मानता है जो किसी भगवान या अल्लाह को नहीं मानते। तो इस देश को अगर आप एक समुदाय, रिलीजन से जोड़ देंगे तो ये तो संविधान के खिलाफ है। लेकिन असदुद्दीन जी, अगर आप एक बात कह रहे हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म से बड़ा नहीं होता, लेकिन आप सांसद हैं, आपने संसद में जब भाषण दिया तो आपने कहा आप राम के सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ आपने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोला। हाँ, बुरी बात क्या है उसमें? मैंने कहा कि मैं नाथूराम के खिलाफ हूँ। आप खिलाफ है ही नहीं नाथूराम के, सबको होना चाहिए नाथूराम के खिलाफ। और बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलना गलत बात क्या है? बाबरी मस्जिद को तो मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। तो ये आर्गुमेंट जो बीजेपी झूठ फैला रही थी कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, वो तो सुप्रीम कोर्ट नकार दिया। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इन तीन चीज़ों पे समन्वय हो जाता, जैसा कि बोला जा रहा था 80 के दशक में, कि वापस कर दिया जाए काशी, मथुरा, अयोध्या, तो बड़े मसले हल हो जाएंगे। नहीं, आप सब चीज ले लीजिए ना, वो दो क्यों लेते आप? सब ले लीजिए, कुछ बाकी मत रखिए आप। भाई, कुछ रूल ऑफ लॉ रहेगा नहीं रहेगा, बताइए आप। अब आप कहेंगे कि भाई वो आस्था की बुनियाद पर हम दे दिए, यहां पर क्या वो भी आस्था बोल देंगे आप, वहां पर भी आस्था बोल देंगे, तो फिर संविधान किस लिए है? फिर
कोर्ट किस लिए है, एविडेंस किस लिए है, सब दे दीजिए, फिर आप खत्म कर दीजिए। 2 पे क्यों रुकते हैं आप, सब ले लीजिए। वाईसी साहब, अगर आस्था के मामले मेरे ख्याल से मथुरा, काशी और नहीं, अयोध्या देश- एकदम अलग हैं बाकी मंदिरों से। नहीं, देश आस्था पे नहीं चल सकता ना। कल अगर मैं पावर में आ जाऊंगा गलती से, मैं गलती से पावर में आ गया, अभी भी क्या? नहीं, powerful हैं आप। सुनिए आप, नहीं, अभी भी नहीं, powerful सुनिए, हैं आप। अगर गलती से मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया और मेरे पास भी 300 MP आ गए गलती से, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचता हूं मगर कह रहा हूं, मैं कहूंगा मेरी आस्था, क्या करेंगे आप? यही तो हम कह रहे हैं ना कि देखिए आस्था पे नहीं चल सकेगा। आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को ठीक से सुना नहीं जा रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अब कानून बना दिए तो कानून को फॉलो करिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिस्प्यूट में कह दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक है और नॉन डिट्रोगेशन का वर्ड इस्तेमाल किया, तो उसको फॉलो करिए ना। ज्ञानवापी पे तो अदालत का कहना है कि उसके दायरे पे नहीं आता है, किसके? कानून के दायरे में नहीं आता है। कैसे नहीं आता है? कैसे वो नहीं तो अदालतें कह रही हमने हैं। जब पार्लियामेंट में ये कानून पास कर दिया, सिर्फ इस जगह को छोड़कर, मैं तो वो भी गलत था, इस जगह को छोड़कर सब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो क्या मतलब है फिर उसका? आप तो लॉयर हैं, आप बिल्कुल, मैं कह आप रहा तो हूं। लॉयर हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जब आपको अदालत की बात पे ही विश्वास नहीं तो मामला कैसे नहीं, सुलझेगा? अदालत की बात देखिए, अदालत के फैसले को मानते हैं और डिसएग्री भी करते हैं, वही तो खूबसूरती है जमहूरियत की। वैसे जी, लोग ये भी कहते हैं कि आप मामले को सुलझाते नहीं, कई बार भड़का देते हैं। जब ज्ञानवापी का मामला चल रहा था तो आपने वो 6 दिसंबर टाइप बात कह दी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है वो। क्यों, क्या 6 दिसंबर? भड़काने नहीं हुआ वैसी जी। क्या आपकी नजर में 6 दिसंबर अच्छा दिन था? नहीं, नहीं, आपने बोला 6 नहीं, दिसंबर। नहीं, आपकी नजर में या देश की नजर में 6 दिसंबर अच्छा दिन था क्या? पुराने घाव को भाई, करना अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट को पुराने वादा, घाव को- सुप्रीम कोर्ट को वादा करके आपने तोड़ दिया, नहीं हाथ लगाएंगे। अच्छा, हैरत की बात तो ये घावों को हरा करना अच्छी बात है। देखिए, जख्म जो दिया गया था उस जख्म को याद रखिए, दोबारा जख्म नहीं लगना चाहिए। आप हिस्ट्री से सीखते हैं, हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने देते आप। पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद। आप बताइए, कोई एक ऐसी मस्जिद है जहां मॉब घुस के जिसने तोड़ दिया? मॉब ने तोड़ तो दिया। आप इंतजार करेंगे तोड़ने के मैं लिए? इंतजार नहीं कर रहा, आपने बोला और हो रहा है। मुझे तो विश्वास है यहाँ के लोगों में। देखिए, मस्जिद को कैसे तोड़ा गया? सुप्रीम कोर्ट को बोलकर नहीं तोड़ेंगे, तोड़ दिए। आपको मालूम, दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को बगैर लीगल प्रोसीडिंग्स फॉलो करे आपने तोड़ दिया दिल्ली में। और वो सरकारी था। नहीं, आप बात कर रहे हैं अनकंट्रोल क्राउड और लोगों की, दोनों अलग चीजें हैं। वो एक सरकारी था। नहीं, वो एक सरकारी था। अब तो आपको मॉब की जरूरत भी नहीं है, गवर्नमेंट खुद तोड़ रही है। ये आरोप है। नहीं, अरे भाई, एक आरोप है, एक एनडीएमसी का एक्ट है। कोई एक्ट नहीं है, कोई एक्ट नहीं। देखिए, और एक अनकंट्रोल मॉब था। अनकंट्रोल मॉब वहां पर आप कौन लेकर गए? मैं टीवी 9 के दफ्तर पर एक मॉब को ला लूं और अदालत फैसला नहीं, सुनिए, हेमंत साहब के ऑफिस को तोड़ दूं नहीं और बोलूं अनकंट्रोल मॉब था? अरे ये क्या बात है? अरे दो अलग चीजें। अरे कानून तो रहेगा ना मेरे भाई, इसका मतलब देश मॉब से चलेगा? तो फिर आप एल कैपोन को मना दीजिए प्राइम मिनिस्टर। अदालत, अयोध्या में अदालत, बाकी जो मसले हैं मथुरा के वो अदालत। मेरा एक ही बेसिक सवाल है, हल्द्वानी में अदालत। सुनिए, आप ही की जबान में, अगर ये मॉब 6 दिसंबर को मस्जिद को नहीं तोड़ता तो कोर्ट का फैसला क्या आता? बताइए मेरे को। ये तो हाइपोथेटिकल बात है। अरे हाइपोथेटिकल बात नहीं है, बिल्कुल जो हुआ ना, आपने फेट अकम्पली कर दिया मेरे लिए। आपको नहीं लगता लोगों की आस्था महत्वपूर्ण है देश में? अरे भाई, आस्था से देश नहीं चलता मेरे दोस्त, संविधान से चलता है। अच्छा बताए, प्राण प्रतिष्ठान क्या था? संविधान था, इस देश की आस्था थी, जहां इस देश के सारे बड़े लोग मौजूद थे। कौन? प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर 49 में जीबी पंत मूर्तियों को रखने की इजाजत नहीं देते और नायर साहब अपना ईमानदारी से काम करते तो 22 जनवरी होता। उससे पहले भी कई बार कोशिश हुई क्या? है। निहंग भी थे वहां। कहां पे? अयोध्या में। ऐसा नहीं है कि जो अयोध्या का इतिहास है कि कौन थे? अयोध्या का इतिहास 25, 30, फिर 40 से बोलिए। निहंग लोग मूर्ति पूजा करते। अरे आप कैसी क्या बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? किताब लोग मूर्ति पूजा करते ही नहीं है। निहंगों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। निहंग लोग मूर्ति पूजा नहीं करते मेरे भाई। अरे देखिए, निहंगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा है ना कि हर मजहब में गद्दार लोग होते हैं।
तो क्या करेंगे उनको? आप किसको- निहंग बोल देंगे उनको? आप किसको गद्दार बोल रहे हैं? बहुत से लोग हैं। नहीं, कौन गद्दार है? अरे बहुत मैंने हैं गद्दार भाई। शब्द का इस्तेमाल नहीं देखिए, किया। टीपू सुल्तान को शहीद करने मरवाने वाले मुसलमान गद्दारी थे उसमें। सिराजुद्दौला को नुकसान पहुंचाने वाले मीर सादिक, बहुत है, बहुत से आस्तीन के सांप हैं। चलिए, अब आस्तीन के साथ अलग से बात की जाएगी। एक चीज बताइए, आपको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या आपत्ति है? नहीं भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड में कार्तिकेय को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, ये क्या बात है? मुझे मिलना चाहिए। अगर सुन महिलाओं लीजिए, सुन लीजिए। अगर महिलाओं के अधिकार हो जाएं, अरे, बराबर हो जाएं, तो इसमें क्या आपत्ति कैसे है? होंगे बताइए, कैसे होंगे? आप विल का पावर निकाल रहे हैं, आप विल का पावर तो नहीं निकालेंगे आप। और विल का पावर बोलते हैं आपको विल, भाई मुसलमानों में मैं विल के पावर में आई कैन नॉट इवन एक्सीड 1/3। आप नहीं चाहते कि रिफॉर्म्स हों? रिफॉर्म आप क्यों रिफॉर्म करेंगे मेरा? क्यों? यानी आप सुनिए, आप क्या कर रहे हैं बताता हूं। माने आपसे मुराद जो बीजेपी कर रही है, आप हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट मुझ पर थोप रहे हैं। भाई आपकी मोरालिटी मुझ पर क्यों थोपेंगे आप? मिसाल के तौर पर उत्तराखंड की मिसाल ले लीजिए आप। आपको मालूम उत्तराखंड में आप बोल रहे हैं कि प्रोहिबिशन लिस्ट बना दिए शादी की आप, कि पिता के तरफ मां के तरफ। आपकी मोरालिटी मुझ पर क्यों थोपेंगे आप? आइए शुद्ध राजनीति की बात की जाए, शुद्ध राजनीति की। ओवैसी साहब, आप खड़े कहाँ हैं, किसके साथ हैं? किसके साथ खड़े हैं? आपने एक बीच में बोला था ना महबूब ना महबूबा। नहीं नहीं, देखिए हम जहां खड़े, ना आपने बोला ना मोहब्बत की दुकान के पास, ना नहीं नहीं, देखिए आप दूसरा शब्द आप दूसरा आप बोल बोलेंगे? दीजिए। अरे आप बोलेंगे तो ना? मैं बोल दूंगा, मुझे क्या है? नहीं, नहीं, आपने बोला महबूबा के पास नहीं जाऊंगा, महबूब से दूर रहूंगा, ये नहीं, दुकान भी ठीक नहीं है। नहीं नहीं, हम जहाँ खड़े हैं अच्छी जगह खड़े हैं, जमीन हमारी मजबूत है। ये पैगाम दिया जाता है मुसलमानों को, अभी भी दिया जाता है, पहले भी देते थे कि बस हमारे गले में एक सांप डाल दिए, बस नाचते रहो सेकुलरिज्म का नाम लेकर। कहाँ सेकुलरिज्म है? जो संविधान का सेकुलरिज्म मैं उसको मानता हूं, मानता रहूंगा। ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म काय का सेकुलरिज्म है? अशोक राव चौहान जो मुझे गाली देते थे अब बीजेपी में चले गए। बताइए कौन कौन चले जा रहा है बीजेपी में? कौन सा सेकुलरिज्म है बताइए? अजीत पवार बीजेपी में चले गए, अभी बहुत से लोग जाने वाले हैं सोना में। लेकिन आप पे भी आरोप लगता है कि आप भी सेक्युलरिज्म के हाथ मजबूत नहीं करते। आप वहां टिकट दे देते हैं जहां द सो कॉल्ड जो कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ पार्टियां वो चुनाव हार जाती हैं। कार्तिकेय साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपने टीवी 9 के जिम्मेदारों से बात करके एक दिन डिबेट लगा लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी के लड़ने से किसको फायदा हुआ। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, पूरे उठ के चले जाएंगे यहां से। इंपेरिकल डेटा रख के बात करेंगे। लोकसभा की 3 सीट में लड़ता हूं और मोदी 306 जीत जाते हैं मेरी वजह से, और जो 400 लड़ते और 50 पे आ जाते वो दूध के धुले हुए हैं। मेरा नाम असदुद्दीन है इसलिए मुझे गाली दी जाती है। और जो लड़ते हैं यूपी में 400 सीट, जीतते हैं 2 और 1, उनको कुछ नहीं बोलते आप। मैंने आपसे मुराद जो दूसरे लोग जो हमको गाली देते। किशनगंज का दर्द तो समझिए। नहीं कि अरे मैं पिछले बार भी किशनगंज लड़ा था, 3 लाख वोट मिले हमको। एक ही सीट कांग्रेस जीती, गठबंधन जीता किशनगंज, हम बीजेपी नहीं जीती तो वहां पहला पर। टिकट आपने किशनगंज ही अनाउंस कर दिया। नहीं नहीं भाई, हम लड़े हैं वहां पर। अच्छा, और एक बात सुनिए, मेरे तो हुआ होगा कांग्रेस को। बिहार के चुनाव में मेरे 5 एमएलए जीते। सीमांचल की जनता को सलाम, सबसे बैकवर्ड एरिया भारत का, उन्होंने मेरे 5 विधायक को जिताया। 4 विधायक को आप खरीद लिए, और महाराष्ट्र में आपसे कांड होता है तो आप आसमान सर पे उठा लिए। जब आप गुनाह करते हैं तो वो गुनाह नहीं है। अब नीतीश कुमार तो पलटी मास्टर हैं, गुलाटी मार दिए। अब तेजस्वी को मालूम हो रहा है कि क्या होता है पावर लूज करने का मतलब। लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब दिखते हैं बीजेपी से लड़ते हुए, लेकिन वो लड़ कांग्रेस से रहे हैं। किससे लड़ते हैं? दिख तो रहे हैं बीजेपी से लड़ते हुए, लेकिन लड़ कांग्रेस से रहे हैं। इसीलिए टोल गेट के पास मुझ पर 6 गोलियां चलाई गई थी। मैं बोला था किसी को चला दो बेटा गोली। क्या बात कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, राहुल गांधी कहते हैं आपकी यारी बीजेपी से है। गाड़ी पर गोलियां चली मेरे, एक नहीं 6 गोलियां, कितने 4-5 गोलियां चली। मेरे घर पर हमला हो जाता है, ये सब मैं करा रहा हूं क्या सेटिंग बोल के?
राहुल गांधी कैसे लीडर है? मैं कांग्रेस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अरे भाई, कांग्रेस के नेता होना जरूरी नहीं है। मैं पूछ सकता हूँ कि अरे आपसे मैं क्यों कि बोलूं भाई? भाई बराक ओबामा कैसे लीडर थे? नहीं, आप पूछिए कि आप कैसे एंकर हैं, बोलूंगा मैं कुछ। नहीं, वो तो आप कभी भी बोल सकते हैं। आपको तो 20 साल से जानता हूँ। मुझे ज्यादा मालूम। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि राहुल गांधी कैसे नेता मुझे नहीं मालूम भाई, मुझे नहीं मालूम। मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूँ, बड़े लोगों में क्यों ले जाके मिला रहे मुझे? अच्छा, एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल आपको बीजेपी का छोटा रिचार्ज बोलते हैं? हाँ बिल्कुल है। छोटा रिचार्ज? अब आप बोल रहे हैं तो मानता हूं मैं। अरे मेरे कहने से क्या होता है? वो तो केजरीवाल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको। अरे भाई वो क्या कर रहे हैं वो? और आप भी कहते हैं केजरीवाल को छोटा रिचार्ज? नहीं, वो उनके एजेंडे में 370 का मामला आया, ये सपोर्ट किए। उनका जो एजेंडा है वो सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, एक्चुअल हिंदुत्व फॉलो कर रहे हैं केजरीवाल। ढकी छुपी बात कहाँ है, ये सब जानते हैं। लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, आप किसी से गठबंधन करना चाहेंगे? नहीं, हम तो बिल्कुल करना चाहेंगे। अगर कोई होगा बातचीत चल रही है, होगा तो अच्छा है, नहीं तो लड़ेंगे। किससे कहेंगे? क्योंकि मैंने आपसे पूछा था ना पहले कि महबूब के पास भी नहीं जाएंगे, महबूबा के पास भी नहीं जाएंगे, दुकानदार के पास भी नहीं जाएंगे, फिर आपने वो चौकीदारी वाली बात भी कह दी। तो जाएंगे किसके पास आप? अरे जनता के पास जाएंगे, जनता के आवाम के पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और रखते आए रखेंगे। चलिए, अगर इंडिया आपको न्योता देता है, इंडिया गठबंधन आपको बुलावा देता है, बुलाता है आदर से, सत्कार के साथ, जाएंगे? हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब प्रेजेंट में कैसे दे सकता हूं मैं? मेरे को तो नहीं मालूम। वो तो खुला कह चुके हैं कि हमको इनसे मतलब नहीं है। आपका ख्वाब क्या? चलिए वो बताइए। ख्वाब ऊंचे देखना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, मगर ये ख्वाब नहीं है कि दिल्ली के गलियारों में आकर बैठना। वो मेरा ख्वाब नहीं है। आपकी पार्टी इन लोकसभा चुनावों में कितने उम्मीदवार उतारेगी, कितने कैंडिडेट्स देगी? क्या सोचा आपने? नहीं, कम से कम पार्टी में अभी डिस्कशन चल रहा है। बहुत से जगहों से, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटका से लोग बोल रहे हैं, मगर इस वक्त पर यहाँ पर बैठकर टीवी पर बोलना गलत होगा। वो आपने पिछली बार गठबंधन करने की भी कोशिश की थी, जैसे सपा से बातचीत भी चली थी, आप लखनऊ आए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी शायद, अगर मुझे याद है, आपने एड्रेस किया था। ऐसा वो बातचीत तो बहुत चली यूपी में, मगर कुछ हुआ नहीं। वो कोई छोटी पार्टियों से गठबंधन देश भर में होगा? बिल्कुल होगा। कुछ तो बताइए। कुछ ना कुछ होगा। कहाँ होगा? महाराष्ट्र में करेंगे गठबंधन? देखेंगे क्या, अभी तो अरे भाई सब चीज बोल दिए तो फिर कैसे? नहीं, अखिलेश से करेंगे? हाँ, अखिलेश से? अरे वो उनको मालूम, वो तो उधर बैठ गए जाकर, अपने क्या करेंगे, किससे भी नहीं करेंगे वो। नहीं, पर पिछली बात तो बन ही गई थी, ऐसा लग रहा था। ऐसा नहीं है, सब रूमर्स थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत करिए स्वामी रामदेव का TV9 के इस खास मंच पर। और ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि योग, आयुर्वेद और स्वदेशी क्रांति करने के बाद अब शिक्षा, चिकित्सा और अनुसंधान की 3 क्रांतियां जिन्होंने अपने हाथ में ली हैं, उनका नाम है स्वामी रामदेव। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ करिए शुरुआत। स्वामी जी, आप तो पूरी दुनिया को योग सिखा चुके हैं, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, और कई बड़ी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनको आपने शीर्षासन करा दिया। और अब तो आप मैडम तुसाद भी पहुंच गए हैं, तो इसीलिए हमने इस सेशन का नाम रखा है ग्लोबल स्वामी। ठीक है? अब योग और आयुर्वेद, स्वदेशी और भारत का सनातन धर्म और हमारी ऋषियों की जो सनातन विरासत है, विकास तो हमारा ग्लोबल हो ही रहा है। सनातन की विरासत के साथ विकास, जिसको मैं कहता हूँ संस्कृति मूलक समृद्धि, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति और पुरुषार्थ मूलक हमारा ये परमार्थ। और जिस तरह से भारत पूरे विश्व का, न केवल राजनीतिक दृष्टि से आज विश्व के सबसे बड़े पॉपुलर नेता हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। राजनीतिक दृष्टि से, यदि नेतृत्व की दृष्टि से गिनाया जाए तो भारत आज विश्व का नेतृत्व इस रूप में कर रहा है कि सबसे लोकप्रिय हमारे नेता हैं। आर्थिक दृष्टि से आने वाले 10 सालों में मैं आश्वस्त हूं कि भारत तीसरे नहीं, दूसरे, और यदि देश के लोग पुरुषार्थ करें तो आने वाले 2047 का हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम 2035-40 तक ही विश्व की प्रथम आर्थिक महाशक्ति भी बन सकते हैं। वो सामर्थ्य हमारे देश में है, और उसी सामर्थ्य को हम जगाते हैं, बढ़ाते हैं। लोगों को कहते हैं भाई सुबह सुबह योग करो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी,
अब लोग जो मुटिया जाते हैं तो थोड़े फिर डोल मोल होने लगते हैं ना, तो हम लोगों को पतला भी करते हैं, लोगों का बीपी शुगर ठीक करते हैं, उसको कंट्रोल ही नहीं, उसको क्योर करते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस अभी तक जहाँ नहीं पहुँचा, उससे आगे हमने योग का आयुर्वेद को पहुँचाया है। तो आज योग है, आयुर्वेद है, सनातन है, भारत है, वो पूरा ही ग्लोबल हो रहा है। और आपकी समिट का नाम ही ग्लोबल समिट है। तो इसमें अब ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, उसमें भारत का ग्लोबल होना वो भारत की नियति है, भारत का सामर्थ्य भी है, और उसी सामर्थ्य को हम बढ़ा रहे हैं। बात जब हम पतंजलि के प्रोडक्ट्स की करते हैं तो हम देसी घी तक तो ठीक था, फिर देसी परिधान पर भी आ गए, डेयरी प्रोडक्ट्स तक ठीक था, फिर उसके बाद हमने देखा ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आ गए। कुछ छोड़ा है बाबा रामदेव ने? नहीं, देखो लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य है ये भारत विश्व की राजनीतिक महाशक्ति बने, आर्थिक महाशक्ति बने। हम कब तक पराधीनताओं की बेड़ियों में, जंजीरों में जकड़े रहेंगे? देखो, 15 अगस्त 1947 को देश राजनीतिक दृष्टि से आजाद हुआ, और अब तो इसके पूरे प्रूफ आपको सोशल मीडिया में भी मिल जाएंगे। कोई नेट के ऊपर सर्च करेगा तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिशर्स ने ही करीब 1,000 लाख करोड़ रुपए की लूट की इस देश में, आर्थिक दृष्टि से। जो मुगलों ने लूटा और तबाह किया देश को, और आर्थिक से ज्यादा सांस्कृतिक वैचारिक दृष्टि से जो देश का नुकसान पहुंचाया, जिन मुगलों को हम महान कहते हैं, बाबर, अकबर को बड़े पोलाइट तरीके से लोग पेश करते हैं, लेकिन वो भी बड़ा शातिर था। बाबर हो या अकबर हो, औरंगजेब हो या बहादुर शाह जफर, खैर वो तो बहुत ही कायर कमजोर बुजदिल निकला, भाग करके रंगून चला गया, भेज दिया गया, जो भी था। बाबर से लेकर के, अकबर से लेकर के औरंगजेब तक आप देखिए जरा, हजारों हजारों देश की मां बहन बेटियों को हरमों में रखा करते थे जी। है उन मुगलों को बहुत से लोग अपना आइडियल मानते हैं। तो मैं समझता हूं इस देश के अंदर हमें आइडियल मानना चाहिए भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, हनुमान को, शिव को, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि को, भगवान बुद्ध को, महावीर को, और अपने पूर्वजों को आदर्श मान करके उन पूर्वजों की तरह हमें पुरुषार्थ करके ना, प्रतिवार घड़ करके देश के लिए योगदान देना चाहिए। और मैं उसको दे रहा हूं, और ये कह रहा हूं कि मैं एक सन्यासी होकर के, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो इतना कर रहा हूं। तो भाई आपके तो बाल बच्चे भी, आने वाली पीढ़ियां भी है, आप कुछ करोगे तो आपके कुलवंश का गौरव बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा। चलिए, सत्ता की सरगर्मी के बीच किस तरीके से विपक्ष को और नेताओं को योग करना चाहिए अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, उस पर भी बात करूंगी। लेकिन उससे पहले, राम मंदिर आप भी गए, कैसा लगा आपको? 550 साल बाद राम लौट आए हैं, अब राम राज्य कैसा लगा? देखिए, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा वह भारत की एक सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आज़ादी का एक महापर्व था। और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये जो राष्ट्र मंदिर का निर्माण है, व्यक्ति निर्माण से, क्षेत्र निर्माण से, समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण, एक नए युग के निर्माण की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भारत की यात्रा जो है वो एक व्यक्ति, किसी एक समाज, एक राजनीतिक सीमाओं में नहीं बनती है। हम तो किण्वंतो विश्व मारियम के और वसुधैव कुटुंबकम के उपासक हैं। इसलिए भारत कभी सीमाओं में नहीं सिमटता। और यदि आप अखंड भारत को देखते हैं या आर्यवर्त को देखते हैं, तो वो तो पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत है। तदेश प्रसूत से सका साधग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरम पृथिव्याम सर्वमानवा। तो मैंने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के उस अवसर पर सौभाग्य था, मैं वहीं सामने था। अब उसमें कोई राजनीति ढूंढे वो उनका विषय है। जो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ वो विपक्ष के नेताओं को भी प्राप्त हो सकता था, लेकिन सत सम्मान उन्होंने न्योता ठुकरा दिया। अब उस पर यह कहा जाना कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया वो राम विरोधी है, आप मानते हैं? देखो, अब कोई सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदले तब उसके दुर्दिनों को कौन टाल सकता है। तो भारत राम, कृष्ण, हनुमान, शिव और हमारी सनातनी संस्कृति के बहुत दिव्य आयाम हैं। अब लोग कह रहे हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो ये राजनीतिक दृष्टि से कुछ नारे हो सकते हैं, लेकिन ये सच है कि राम मंदिर का विरोध इसको या किसी भी तरह से, अभी भी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था
राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोग बातें करते हैं कि राम मंदिर का शिखर नहीं बना, मंदिर भगवान का शरीर होता है और उस पर जो है अभी भी मजदूर काम कर रहे हैं। अरे ये सारी सृष्टि भगवान का जीवंत विग्रह है। दिस होल यूनिवर्स इज अ लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोदरम दिवम यश्चक्रे मूर्धारम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। और जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो मंदिर की दीवारों में नहीं होती, छत में नहीं होती, शिखर में नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा तो भगवान के विग्रह में होती है। प्रतिमा जी भगवान की प्रतिमा में होती है। अब कौन इन नादान लोगों को समझाए? मैं मूर्ख कह दूंगा तो विवाद हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच में उस उत्सुकता में सवाल ये भी आ गया है कि काशी में भोलेनाथ और मथुरा में कन्हैया अपने मूल स्थान पर कब आएंगे? तो भोलेनाथ कोई काशी में नहीं आएंगे, कृष्ण कन्हैया मथुरा वृंदावन में है तो कब मदीना में आएंगे? ये तो भैया ये भगवान की भूमि है तो भगवान अपनी भूमि पर विराजेंगे और वो हमारा गौरव है। किसी ने मक्का मदीना पर विवाद किया, किसी ने वेटिकन सिटी पर विवाद किया, क्यों मथुरा वृंदावन पर विवाद करते हैं, क्यों काशी विश्वनाथ में विवाद करते हैं? भगवान इनको सद्बुद्धि दे, नहीं तो इनको सदगति दे, मोक्ष तो जिनको आप सद्बुद्धि देने के लिए कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु कि हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। देखो, एक है भारत का राजनीतिक संविधान, एक भारत का है सांस्कृतिक संविधान। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव ये देश के सांस्कृतिक संविधान है, विधान है। और ये भारत के भाग्य विधाता हैं, ये भारत के प्राण प्रदाता हैं। भारत वहीं से शुरू होता है और उन्हीं में पूरा होता है। बात की ये जो पूरी लीला है, ये तो लीला है। इसी में जिस तरीके से मुस्लिम धर्मगुरुओं का प्रतिमा ने नाम लिया, बकायदा चेतावनी दी गई, ये कह दिया गया कि सब्र का बांध ना टूटे। तो उन्हें बता दीजिए कौन सा योग करना चाहिए, क्योंकि वो तो ये भी कह चुके हैं कि जो अपने आप को बाबर और जो है औरंगजेब का मुगलों का वंशधर मानते हैं उनको आपत्ति है। बाकी जितने यहाँ मुसलमान हैं 99.99% यहाँ जो मुसलमान है वो राम कृष्ण की संतान है, वो ऋषियों की संतान। हमारे मजहब लोग हो सकते, पूर्वज तो अलग नहीं हो सकते। तो अपने पुरखों का अपमान करने वालों को आप क्या कहेंगे? तो भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। बाकी जो है उनकी आधी दाढ़ी गई, मूछ गई, कहीं पूछ भी ना चली जाए। बात पे उत्तराखंड की करना चाहूंगी। वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, पूरे देश में लागू होना चाहिए, इसको लेकर लंबी बहस चली। एक देश, एक कानून, एक समान अधिकार, एक समानता का भाव देश में क्यों नहीं होना चाहिए? एक देश में दो झंडे, दो कानून, ये जो पूरा दोगलापन कैसे चल सकता है? तो एक देश में एक विधान होना ही चाहिए। तो समान नागरिक संहिता ये तो हमारे संविधान की मूलभूत भावना है। संविधान की जो आत्मा, द सोल एस्पेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वलिटी। तो और यही हमारा वेद का भी उद्घोष है, एकत्व मनुपश्यतः सहनाओ, तो एकत्व सह अस्तित्व और सामंजस्य, हार्मनी, परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। तो संविधान की मूल आत्मा के अनुरूप है समान नागरिक संहिता, और उसका प्रारंभ उत्तराखंड से हुआ है। मैं आश्वस्त हूं कि धीरे धीरे पूरे देश के राज्यों में, पूरे देश में समान नागरिक संहिता ही नहीं होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता भी होनी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण भी होना चाहिए, और इस देश के अंदर सभी दिशाओं से सबको एक स्वर से यह मानना चाहिए, हमारी मजहबी मान्यताएं जो भी हो, हम भारतीय होने का गौरव अनुभव करें, राष्ट्र धर्म को, राष्ट्रहित को सर्वोपरि माने। सत्ताएं आएंगी और जाएंगी, देश तो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा, तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। स्वामी जी, लेकिन इस विजन को आसानी से क्यों नहीं समझा जा सकता? क्यों आखिर फिर ओवैसी साहब ये कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है बल्कि हिंदू कोड बिल है, हिंदू राष्ट्र बनाने की ये तैयारी है? अरे भाई, ओबीसी तो उल्टा दिमाग का आदमी है, पता नहीं से कौन सी घड़ी नक्षत्र में पैदा हुआ और उसके पुरखों ने भी देश के साथ धोखा किया। वो भी अच्छा क्या है, जो जितना उल्टा बोले उतना हेडलाइंस में बना रहता है, और अच्छा है ओबीसी जितना अच्छा, जितना ज्यादा ओबीसी बोलता है उतना ही ज्यादा मोदी जी को फायदा होता है। इसलिए काफी पॉलिटिक्स में लोग उनको बीजेपी की बी टीम भी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं।
तो वो बी टीम है। ओबीसी जितना उल्टा बोलेगा स्वामी जी, उतना नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी फायदा की होगा। बी टीम है और क्या? वो जो मुसलमानों का पोलराइजेशन है उसको तोड़ता है, उसको रोकता है। जो मुसलमानों के पुरोधा बने हुए हैं उनसे उनको छटका देता है, तो अच्छा है। मतलब अगर वोट मोदी जी के बढ़ रहे हैं, पॉपुलैरिटी मोदी जी की बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। बी ना, टीम है अच्छी क्या? बात है। बी टीम है क्या? उनका भी योगदान रहना चाहिए। तो ओबीसी जो अपना योगदान दे रहे हैं उसमें राहुल गांधी जी भी अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे राजनीतिक तो लोग हैं। आप ये कह रहे हैं बीजेपी के साथ मिले हुए हैं ओवैसी जी? नहीं, मैं कह रहा हूं आज मोदी जी की जो लोकप्रियता है उनका अपना पुरुषार्थ तो है ही, इसमें बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को जो सनातन को कीड़े मकोड़े बोलते हैं, जो भगवान रामकृष्ण को अपशब्द कहते हैं, जो अलग अलग प्रकार से भारत और भारतीयता के ऊपर प्रश्न खड़े करते हैं, तो इसी जो मोदी जी को पता नहीं उनकी जाति के ऊपर, उनके माता पिता के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर कई तरह से, तो जितना भी ये कुछ हो रहा है ना भाई, मोदी जी की 400 पार जो आए या ना आए, यदि ये सारे विपक्ष वाले ऐसे उल्टे पुल्टे बोलते रहे तो फिर तो 400 पार लगी जाएंगे। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ये दो कार्ड्स आपके लेफ्ट में हैं, देखिए, इन्हीं को उठा के बस आपने ये जवाब देना, आपको कहना कुछ नहीं है, बोलना नहीं है, बस या यस या या इसके बैक yes साइड या पर no। है नो। दूसरी तरफ नो। अच्छा, आप मुझे डिक्टेट करोगे? हम सवाल बस रखेंगे, आपको अच्छा, यस अच्छा। या नो बताना। चलिए भाई, तो हमको कोई डिक्टेट आज तक कर ना सका, लेकिन आज देखते हैं क्या होता है। चलिए तो पहला सवाल, सीधा सवाल, जवाहरलाल नेहरू दूरदर्शी प्रधानमंत्री थे? सवासन। चलो, हाँ। अरविंद केजरीवाल ईमानदार तालियां नेता नहीं है। रुकनी चाहिए। अगला। अरविंद केजरीवाल ईमानदार नेता। कैमरा पे दिखाइए एक बार जो भी आपका जवाब है, कैमरा अरे पे। कैमरा में तो ऐसे कैमरे मत पर दिखाओ। यस दिख रहा है। मैंने ऐसे किया। यहाँ आपका कार्ड भी पलट मामला रहा है। देखो, मैं तो ऐसे और ऐसे कर रहा हूं, जब ऐसे करो या ऐसे करो तब उसको यस नो समझना, बाकी समझना कुछ उलट पुलट आसन हो रहा है। आपका बैलेंस यही नजर आ रहा है बाबा। तो आपको नहीं लगता कि अगर सब कुछ इम्बैलेंस है तो आपको योग सिखा देना चाहिए कि वो कौन सा ऐसा योग करे कि कुछ बैलेंस हो सके? लेकिन अब एक और तीसरा सवाल मैं आपसे कर रही हूं रैपिड फायर में, जहां तीसरा सवाल है कि भारत से काला धन खत्म हो चुका है? नहीं, अभी काला धन खत्म होने में बहुत आप पुरुषार्थ कैमरे करना पर दिखा पड़ेगा। देखो, काला धन एक प्रोसेस से जनरेट होता है। हम ये कहें कि मोदी जी एक दिन में सारा काला धन खत्म कर देंगे, काला धन तो इसी देश में पैदा होता है। ऐसे सिस्टम, ऐसा प्रोसेस, इस तरह की पूरी एक इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी मोदी जी लेकर के आए हैं, डिजिटलाइज कर दिया। आज ट्रेसिबिलिटी इतनी तो हो ये गई है। चैलेंज फिर मनमोहन सिंह के सामने भी था, वो कैसे खत्म कर सकते थे? हाँ, तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, और मोदी जी ने काफी हद तक हमारे पूरे अर्थतंत्र को, राजनीतिक तंत्र को, उसको पारदर्शिता उसमें लेकर के आए हैं। जो भी वो बेनिफिट पास ऑन करते हैं, लाभार्थी करोड़ों की संख्या में इसलिए तो हुए कि उन्होंने उस राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम किया, खत्म किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के इस मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तालियां प्लीज बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज में आज स्वामी रामदेव ने बड़ी बेबाकी से ये जो जवाब दिए हैं और सत्ता की थैंक यू, सरगर्मी धन्यवाद। के बीच जो योग और है वो बहुत TV9 मायने की फिर से जय जयकार हो। TV9 ग्लोबल भी हो रहा है, और जिस तरह से आपने सत्ता को, धर्म सत्ता को और सारी व्यवस्था को एक बुलंदी देने के लिए एक बुलंद आवाज यहां से दे रहे हैं, उसके लिए हमारे सारे विद्वान और विदुषी, हमारे एंकर्स को, हमारे हेमंत शर्मा जी जो सदा बाहर हैं, मैं इनको हेमंत शर्मा जी को कभी कभी सदा बसंत है, सदा बसंत, सदा बाहर है। बहुत बहुत धन्यवाद।